रविवार की छुट्टी के बावजूद मुख्यमंत्री धामी ने जिस अंदाज में चीफ टाउन प्लानर को छुट्टी पर भेजा है और उससे पहले अल्मोड़ा वनाग्नि कांड में फॉरेस्ट विभाग के 4 आला अफसरों को नापा है। ये क्या इंडिकेट करता है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पिछले एक पखवाड़े से जो बॉडी लैंग्वेज बदली हुई नजर आ रही है, ये क्या इशारा करती है? 4 जून के बाद क्या बीजेपी में बहुत कुछ बदल गया है, देहरादून से दिल्ली तक? दोस्तों नमस्कार। धनुजुडा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीजेपी में कद को लेकर। क्या समझा जाए कि 4 जून के बाद मुख्यमंत्री धामी का कद पहले के मुकाबले और बढ़ा है, जस का तस रहा है, या फिर उनके विरोधी उनकी घेराबंदी में कामयाब होते नजर आ रहे हैं? बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर इस मुद्दे पर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। तो आज इसी की बात करते हैं और वो परतें खोलने की कोशिश करते हैं जिनसे हम समझ पाएंगे कि धामी 4 जून के बाद मजबूत हुए हैं या फिर और ज़्यादा उनकी घेराबंदी हुई है। आप एक कल्पना करिए कि जिस अंदाज में उत्तराखंड में लोकसभा का प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार हुआ, और जब गौचर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये गारंटी देते हुए ये इशारा किया कि आप अनिल बलूनी को गढ़वाल से चुनाव जिताकर भेजिए, और ये समझिए आप एक सांसद भर नहीं जिता रहे हैं, यानी आपके हिस्से में मोदी कैबिनेट का एक संभावित मंत्री भी आ रहा है। लेकिन राजनाथ की गारंटी जब मोदी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो नाकाम साबित हो जाती है, वो बेकार साबित हो जाती है। फिर ये भी याद आता है कि जिस अंदाज में कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप अनिल बलूनी को जिताकर भेजिए और गढ़वाल के विकास की चिंता उनके कंधों पर डाल दीजिए, आप बेफिक्र हो जाइए। जिस तरह से मोदी मंत्रिमंडल के गठन में अनिल बलूनी को इग्नोर किया गया, अजय टम्टा को मौका दिया गया, तो उसके बाद इस पर भी बातें बनी। सवाल इस पर भी उठे कि जब कई राज्यों से, चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों या दूसरे राज्यों से कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को केंद्र में नुमाइंदगी दी गई, उनको मोदी मंत्रिमंडल में भारी भरकम विभाग दिए गए, फिर चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करिए या फिर जैसा हमने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात की, इस लिहाज से ये भी माना जा रहा था कि केंद्र में रमेश पोखरियाल निशंक भी 2019 में भारी भरकम विभाग के मंत्री बन गई थी, तो क्या समझा जाए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव जीत कर जाएंगे तो उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलना तय है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। अजय टम्टा को मौका दिया गया, यानी कुमाऊं से, अल्मोड़ा से तीसरी बार चुनावी जीत दर्ज करने वाले अजय टम्टा को मौका दिया गया, और जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बेहद करीबी माना जाता है। तो क्या ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से करीबी का फायदा अजय टम्टा को मिला, या फिर जिस अंदाज में राहुल गांधी ने आरक्षण और संविधान को बचाने का जो नैरेटिव बनाया था, उसकी काट का जवाब देने के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड से जब एक ही सांसद को मंत्री बनाना था तो दलित कोटे से अजय टम्टा को भी मौका दिया गया। आप समझ सकते हैं वजह जो भी रही हो, लेकिन ये तय है कि अजय टम्टा की केंद्र में नुमाइंदगी के पीछे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी का भी कम या ज्यादा योगदान जरूर रहा है। तो क्या समझा जाए कि आने वाले समय में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनौती देना अब सांसद अनिल बलूनी या सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत या किसी दूसरे प्रदेश के नेता के लिए उतना आसान भी नहीं रहने वाला है? ये इस लिहाज से भी ऐसा लगता है क्योंकि जिस अंदाज में बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और कहा वो 370 के पार जाने के दावे के साथ चुनाव में कूदी थी और एनडीए को 400 के पार जाना था, लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर होकर 240 पर अटक जाती है और जैसे तैसे नीतीश और नायडू के कंधों पर मोदी सरकार का गठन होता है, एनडीए सरकार का गठन होता है। उस लिहाज से जब यूपी में राम मंदिर निर्माण के बावजूद बीजेपी 33 सीटों पर सिमट जाती है, यानी करीब करीब 2019 के मुकाबले आधे में रह जाती है, और समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के बूते यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के रिश्तों में किस तरह की मिठास रही होगी, यह आसानी से समझी जा सकती है। और फिर आरएसएस ने भी मुंह खोल करके अपनी एक तरह से बातचीत बीजेपी नेतृत्व के सामने, मोदी शाह के सामने रख दी थी कि उनकी मन और मंशा किस तरह की है। तो ऐसे समय में जब राजस्थान में
14 और 19 में, यानी 2014 और 2019 में बीजेपी 25 की 25 सीटें लगातार जीतती आ रही थी, लेकिन 2024 आते-आते वो 11 सीटें खो देती है। तब वहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्थिति किस तरह की होगी? और हरियाणा में जहाँ 2019 में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतती है, 2024 में उसकी सीटों की संख्या 5 रह जाती है, तब हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की स्थिति किस तरह की रही होगी, ये समझी जा सकती है। यानी कई राज्यों में जब बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस कमजोर साबित हुई है, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड में स्थिति मजबूत नजर आती है, क्योंकि उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीटें जीती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ न कुछ श्रेय मुख्यमंत्री धामी के कोटे में भी गिना जाएगा। और यही वजह है कि अजय टम्टा की केंद्र में नुमाइंदगी और मुख्यमंत्री धामी के जो एजेंडे थे, चाहे फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा रहा हो, या फिर जिस तरह से नीट से लेकर नेट पर और दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक गड़बड़ियों के बहाने जो बवाल देश भर में मचा हुआ है, उसके लिहाज से देखा जाए तो धामी लगातार जिस अंदाज में सख्त नकल विरोधी कानून की अपनी पैरवी सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बाहर भी लगातार कर रहे हैं। और जब करीब 40, 45, 50 विभिन्न राज्यों के जो लोकसभा क्षेत्र थे, उनमें जब प्रचार करने के लिए गए और उन्होंने प्रमुखता से यूनिफॉर्म सिविल के कोड के साथ साथ लगातार सख्त नकल विरोधी कानून की वकालत भी की, तो क्या समझ जाए कि दिल्ली के एजेंडे में, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे में धामी का यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है ही, नकल विरोधी सख्त कानून भी है। इस अंदाज में समझा जा सकता है, जब एक राज्य के मुख्यमंत्री के जो उठाए हुए कदमों को अगर केंद्र एक्नॉलेज कर रहा है और उनको अपने एजेंडे में शामिल कर रहा है, तो ये एक तरह से मुख्यमंत्री के पक्ष में जाने वाली चीजें हैं। मुख्यमंत्री के सामने चुनौती क्या है? पॉलिटिकल लिहाज से अब उस तरह से चुनौती भले नजर नहीं आ रही हो, क्योंकि जिस तरह बलूनी को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, अजय भट्ट को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, ये इंडिकेट करता है कि अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी की धमक बरकरार है और प्रदेश में उनको चुनौती देने वाला बीजेपी के भीतर दूसरा कोई नेता आसपास नजर नहीं आ रहा है। इस लिहाज से समझा जाए तो क्या समझा जाए, आने वाले समय में जो 4 धामी कैबिनेट की जो बर्थ खाली है, उनको लेकर उन पे कोई प्रेशर बनाया जाएगा, ऐसा भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि दिल्ली की, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की, मोदी शाह की अपनी उलझने पहले के मुकाबले 4 जून के बाद कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अब नए बीजेपी के बूते वाली ये सरकार है, ये एनडीए के बूते वाली सरकार है, सबको साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। और न विपक्ष अब उस तरह का रहा, बहुत कमजोर विपक्ष नहीं, बहुत ताकतवर विपक्ष है। यानी दिल्ली की अपनी उलझने हैं। और चाहे फिर हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्य हों, जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस में काफी कमी आई है, काफी गिरावट देखी गई है, इसलिए दिल्ली के एजेंडे में हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य रहने वाले हैं। उत्तराखंड उस लिहाज से एक पॉजिटिव मैप पर है बीजेपी के जहन में, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के जहन में, कि वहां बीजेपी की परफॉर्मेंस 2014 के बाद से चुनाव दर चुनाव बेहतर रही है और बीजेपी ने उत्तराखंड में हर चुनाव जीता है। इस लिहाज से अभी फिलहाल धामी के सामने कोई चुनौती न प्रदेश के स्तर पर नजर आ रही है और न राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि ये समझा जाए कि केंद्रीय स्तर पर धामी को पहले के मुकाबले और ज्यादा तवज्जो मिल सकती है। लेकिन धामी के सामने जो बड़ी चुनौती है, वो चुनौती ये है कि जिस अंदाज में पिछले दिनों में जो इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ के एमओयू किए गए थे, अब उसको धरातल पर उतार कर दिखाना होगा। ये 2 उपचुनाव की भी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी जो उत्तराखंड का अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसमें अगर 2004 के द्वाराहाट के उपचुनाव को छोड़ दे तो हर उपचुनाव सत्ताधारी दल ने जीता है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री धामी के सामने चुनौती रहेगी कि वो बीजेपी के दोनों कैंडिडेट्स की बद्रीनाथ में और मंगलौर में जीत सुनिश्चित कराएं। ये पॉलिटिकल लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगर बड़ी बात की जाए तो जो हमने शुरू में बात की थी कि इन्वेस्टर समिट का जो 3.5 लाख करोड़ के एमओयूज हैं, उनको धरातल पर उतारना पड़ेगा। फिर चाहे टाटा की इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात हो या फिर अडानी के इन्वेस्टमेंट की बात हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो 3.5 लाख करोड़ के एमओयूज हैं, उनको ज़मीन पर उतारना पड़ेगा। इसके जरिए धामी एक बड़ी लकीर खींच सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट पर अब उनके सामने बड़ी चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर, औद्योगिक विकास के मोर्चे पर, इन्वेस्टर समिट के जो एमओयू हैं,
उनकी ग्राउंडिंग कराना, उनको ज़मीन पर उतरते हुए दिखाना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है 4 जून के बाद धामी की राह पहले से ज़्यादा आसान हुई है? या आपको लगता है कि नहीं, अभी भी बीजेपी के भीतर चुपके-चुपके मुख्यमंत्री की घेराबंदी हो रही है और आने वाले समय में ये सामने आ सकती है? क्या आपके व्यूज़ हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।